आता तो 4 दिन हुए थे। तो एक तो है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है, एक राष्ट्र के लिए एक ही इलेक्शन होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन हर 2-4 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन बनाया जाता है, ठीक। कभी केंद्र का इलेक्शन होगा, ठीक, फिर उसके बाद किसी स्टेट का, फिर किसी स्टेट का, ऐसे पूरे वर्ष भर इलेक्शन चलते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार ये वन इलेक्शन होने के कुछ प्रॉफिट्स क्या होंगे, है ना, और कुछ इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बात करनी है ना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की बात करनी है, और इसको हम अपने कॉमन सेंस से हमको देखना है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। तो ये एक तो इसके बारे में बातचीत हुई मानसून सत्र में। उसके बाद दूसरी बात हुई राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ, ये एक बिल पेश किया गया है और राज्यसभा के एक प्राइवेट मेंबर है ना, राज्यसभा के प्राइवेट मेंबर हैं, क्या नाम है उनका, मनोज झा, ठीक है। मनोज कुमार झा हैं, बिहार से हैं, आरजेडी से हैं, ठीक है, राजनीतिक पार्टी से हैं। तो उससे है ये मनोज कुमार झा, राज्यसभा के सांसद हैं और ये प्राइवेट मेंबर हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम लोग विधेयकों की बात कर रहे थे। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, अगर एक शब्द में कहा जाए कौन है प्राइवेट मेंबर। आप अपने घर में, आपके घर में मान लीजिए कोई एक प्रपोजल पेश किया जा रहा है, या फिर मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर के, सपोज ट्रिप को लेकर के कोई प्लान बन रहा है ना, तो उसमें आपने अपनी राय रखी, ठीक। आप आम जनता आपने अपनी राय रखी, है ना। वो एक तरीके से राय क्या होगी, प्राइवेट मेंबर। क्यों, जो घर में मम्मी और पापा है वो क्या, वो मिनिस्टर है, ठीक, एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर, ठीक, वही है वित्त मंत्री मान लीजिए। तो अब आपने अपनी कोई राय रखी, आप हैं प्राइवेट मेंबर, आपकी राय को एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट कर लिया जाए, वेल गुड, नहीं किया जाएगा, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर वहीं पर किसी मिनिस्टर ने, भाई आप तो प्राइवेट मेंबर थे, ठीक है, किसी गवर्नमेंट मेंबर ने, यानी आपकी मम्मी ने कोई प्रपोजल रखा कि ऐसा करना है और पापा ने मना कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो तो एक तरीके से अपमान हो गया ना। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, यहाँ पर सरकारें गिर जाती हैं इस मुद्दे को लेकर के। हो सकता है कि 2 दिन खाना ना मिले, है ना, यहाँ पर सरकार इस मुद्दों को लेकर गिर जाती है। तो ऐसा ही सेम ये चीज़ क्या है, राइट टू हेल्थ, ये लेकर के आया गया मनोज कुमार झा जी के द्वारा, आरजेडी के सांसद हैं, ठीक। और इन्होंने इस बिल को रखा है राज्यसभा के अंतर्गत। इसको लेकर के राज्यसभा में इनकी बहुत तारीफ हुई है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने, वाइस प्रेसिडेंट ने भी इनकी काफ़ी तारीफ की है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जो हेल्थ है, ये हेल्थ जो मुद्दा है या हेल्थ जो सब्जेक्ट है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। अगर हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखें तो वहाँ पर कई अलग अलग आर्टिकल्स में ये हेल्थ से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे 38 है, 39 है ना, 43 में भी है, 47 में भी है। तो अलग अलग आर्टिकल्स में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन हैं। कहीं पर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे। अब इसको क्या कहा जा रहा है, इसको इस तरीके से इन्होंने प्रपोजल रखा है कि हेल्थ को आप जोड़ दीजिए फंडामेंटल राइट से। ये छोटा बात नहीं है। डीपीएसपी का भी सब्जेक्ट है डीपीएसपी का, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, इन दोनों में अगर आपसे कहा जाए कि बेसिक अंतर बताइए, दोनों मुख्य अंतर क्या है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो क्या है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में मुख्य अंतर, नहीं पता, आप बताइए कोई। हाई कोर्ट और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन पे। मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो गवर्नमेंट के लिए फोर्सेबल है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट को ये फंडामेंटल राइट उपलब्ध कराना उसकी मजबूरी है। अगर वो उपलब्ध नहीं करा दे गवर्नमेंट तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वहीं जो डीपीएसपी है ये ऐच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। ये डीपीएसपी क्या है, ऐच्छिक है, सरकार के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। सरकार अगर कैपेबल है तो वो इन सब्जेक्टों को पूरा करेगी, सरकार कैपेबल नहीं है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य मतलब सुप्रीम कोर्ट, अपने कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल डीपीएसपी, तो ये अभी तक हेल्थ जो था ये किसका सब्जेक्ट है, डीपीएसपी का। सरकार अगर उपलब्ध करा रही है वेल गुड, नहीं उपलब्ध करा रही आप वोट नहीं दे सकते। सरकार मुफ्त में आपका इलाज कर रही है, ठीक है, आयुष्मान योजना लेके आ रही है, ठीक है, नहीं लेके आ रही आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसको
जोड़ दिया जाए फंडामेंटल राइट में, यानी जीवन के अधिकार से जोड़ दिया जाए। अगर इसको जोड़ दिया जाए किससे? जीवन के अधिकार से जोड़ दिया जाए, तो फिर इसको लागू कराना मजबूरी हो जाएगी सरकार की। जैसे अगर अभी आजकल हम देखें शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, अभी तक जो शिक्षा का अधिकार है वो था डीपीएसपी का सब्जेक्ट, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट का पूर्वगामी है। यानी डीपीएसपी में वो सब्जेक्ट है जो निकट भविष्य में सरकार जब कैपेबल होगी उनको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मनोज कुमार झा ने कहा कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ पर खर्च कर रही है केवल 1.3% अपने कुल जीडीपी का। तो इन्होंने कहा कि जो भी अन्य देश हैं वो अपने जीडीपी का 2.5% तक हेल्थ में खर्च कर रहे हैं, तो भारत को भी लगभग 2.5% तक अब हेल्थ सेक्टर में खर्च करना चाहिए। और जब भारत 2.5% खर्च करने लगेगी तो ये जो हेल्थ है इसको फंडामेंटल राइट से जोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। यानी हर एक व्यक्ति को अब फ्री में हेल्थ की सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और इन्होंने कहा कि हेल्थ जब हम अगर सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, है ना, राइट टू हेल्थ अगर हम देंगे तो उसमें हम फ्री सब नहीं लगाएंगे। फ्री सब नहीं हो जाता कि सरकार तो फ्री में दे, सरकार को एहसान कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक, अब सरकार को उपलब्ध कराना है, हर एक व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ये अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर फ्री वाला सब थोड़ा सा चीज करता है, तो यहाँ पर फ्री की बात नहीं है। अभी अगर सरकार दे रही है तो क्या है, फ्री, क्योंकि सरकार मजबूर नहीं है कि सरकार क्या करे, फ्री दे रही है, उदारता दिखा रही है। और जब ये हो जाएगा राइट टू हेल्थ को जोड़ दिया जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट में, यानी कि हमारे फ्रीडम ऑफ लाइफ से जोड़ दिया जाएगा, जीवन के अधिकार से, है ना। तो जब हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ से उसको जोड़ा गया तो अब ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, और अब यहाँ पर सरकार के लिए क्या हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा ये है प्रपोजल है, बिल है ना। अब इस बिल को देखो अगर पास किया जाता है तो सही है, इसकी बहस होगी। नहीं भी पास किया जाता है तो देखिए बहुत समय क्या होता है कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं ये हमेशा इस तरीके के अच्छे बिल लाए, तो उस समय तो जो तत्कालीन जो सरकार है वो सरकार उसको रिजेक्ट कर देगी, नहीं पास कर देगी। कुछ समय के बाद सरकार ही उस मुद्दे को बिल को वापस से उठा लेती है। फिर अभी मान लीजिए अच्छा इसमें सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया इसको, तो अभी हो सकता है कि सरकार विपक्ष की है तो सरकार क्या करेगी, इसको पास नहीं कराएगी, नहीं सरकार के पास करे, प्राइवेट मेंबर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन हो सकता है 1-2 साल के बाद फिर गवर्नमेंट, फिर जो समय सरकार होगी जो सत्तारूढ़ पार्टी वही मुद्दे को उठा लेगी। लेकिन अगर उस समय अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो वहां पर सरकार गिरने की भी नौबत है, ठीक है। तो इसको आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि आपका राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स जोड़े जाने की बात करी है। एक ये है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी तक जो आंकड़े लाए गए तो उसके अनुसार 2014 से लेकर के और 2022 के बीच जितने इलेक्शन हुए लगभग 50+ इलेक्शन हो चुके हैं, और इन इलेक्शनों में अभी तक 7,500 करोड़ खर्च हुआ है। और ये 7,500 करोड़ नंबर 1 वाला जिसका लिखित में सारा ब्यौरा, ठीक। और आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन में इन आंकड़ों से कई गुना ज़्यादा खर्च होता है। मान लीजिए एक विधायक को अपने इलेक्शन में खर्च करने में तो एक लिमिट चल रहा है कि इतना ही खर्च कर सकता है, लेकिन क्या उतना ही खर्च होता है, करोड़ों में चला जाता है, कई गुना खर्च हो जाता है। तो 7,500 करोड़ तो नंबर 1 में है ये खर्च जो दिखाया गया, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अनुमान ये है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च हुआ है, ठीक, चुनाव में। तो अब ये बात चल रही है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सारे चुनावों को हम एक साथ कंडक्ट करा दें, यानी जिस समय संसद के चुनाव हो, पार्लियामेंट के या लोकसभा के चुनाव हो, उसी लोकसभा के चुनाव के साथ हम लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुनाव करा दें, ठीक है। इसी के साथ हम पंचायत चुनाव भी करा दें, सारे चुनाव एक साथ हम कंप्लीट करा दें, और एक साथ कंप्लीट करा के पूरे 5 साल के लिए फुर्सत। इससे क्या होगा, बहुत सारा खर्च बचेगा। जो हर बार इतने सारे हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगा लेते हैं हम चुनाव में, वो बचेगा। ये जब चुनाव होते हैं डिक्लेरेटिव लग जाती है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी, उसका मूवमेंट बहुत बड़ी मात्रा में कराया जाता है ना, यानी कि काफ़ी बड़ा खर्च आता है। तो जब एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो सभी के लिए साथ में 4 बैलेट बॉक्स रख दिए गए, ठीक, 4 ईवीएम मशीनें रख दी गई। अब कैंडिडेट गया, पहले अपने लोकसभा के चुनाव में वोट दिया, विधानसभा के चुनाव में वोट दे दिया, है ना, फिर उसके बाद अलग जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उनमें वोट दे दिया, ठीक। तो इस तरीके से उसने अपना वोट दे दिया।
तो इसका एक तो हमको एक फायदा दिख रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का कि पूरे 5 सालों के लिए हम एक बार फुर्सत हो जाएंगे, हमारा खर्च बचेगा, हमारी गवर्नमेंट जो मशीनरीज है वो हमारी बचेगी, ठीक, हमारा समय बचेगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी समस्या सही आती है कि हर कुछ समय में कोई ना कोई राज्य का चुनाव होता रहता है। अब उसके प्रेशर में गवर्नमेंट कोई टफ डिसीजन ले नहीं पाती। मानिए गवर्नमेंट को कोई बिल पास करना है, अब ये है कि आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, अगर आज गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज उसको डिसीजन ले लिया तो चुनाव स्टेट का चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो डिसीजन लेगी नहीं। फिर जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, फिर डिसीजन नहीं लेगी, तो कोई भी टफ डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले पाती। ठीक है, अगर कुछ हम इसमें सिस्टमेटिक वे में बात करें, सबसे पहले हम बात करें कुछ उसके एडवांटेजेस। वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, हमारा आर्थिक खर्च हमारा बचेगा, गवर्नमेंट मशीनरी बचेगी, सरकार टफ डिसीजन लेने के लिए ना ऐसे बिल पास करने के लिए सक्षम हो जाएगी। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, कुछ लॉसेस भी हैं। लॉसेस में क्या हो जाएगा, लॉसेस में सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान होने की संभावना है वो ये है कि अगर साथ में हमने चुनाव संपन्न कराए तो अभी देखिए केंद्र का जो चुनाव होता है उसमें मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें मुद्दों में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो होता है ना। अगर जब केंद्र का चुनाव होता है उसमें कभी आपने जाति धर्म का मुद्दा ना देखा, उसमें हमेशा आपने मुद्दा देखा होगा इकोनॉमिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित मुद्दा हो जाए, ऐसे मुद्दे होते हैं। और जब स्टेट की वही बात आती है तो स्टेट में मुद्दे कैसे होते हैं, कास्ट संबंधित, धर्म से संबंधित, है ना, ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, जन्म मरा जाते हैं। यूपी में अगर हम देखें तो SC OBC ये इनको जो है हर एक पार्टी अपने साथ देने की कोशिश में लगी होती है। कर्नाटक में अगर देखें तो लिंगायत समुदाय को हर पार्टी अपने साथ मिलाने में लगी होती है, और बड़ी मात्रा में लिंगायत कर्नाटक में। ठीक है, हरियाणा वगैरह में देखें, राजस्थान में, यहाँ पर जाटों को ज़्यादा अपने साथ मिलने में लगी रहती है, इस तरीके से। तो अब अगर ये चुनाव सारे एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि लोकसभा के मुद्दे के सामने जो स्टेट वाले मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दे हैं, ये गौर हो जाएंगे, ये सेकेंडरी उस पर चले जाएंगे, लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब लोग ये भूल गए कि हमारे स्टेट में क्या समस्या है, सफाई की समस्या, रोड की समस्या क्या है, भूल गए। पंचायतों में आदमी भूल गया कि, है ना, कि जो है गौशाला की समस्या है, कि सफाई की है, रोड की है, बिजली की है, ये भूल गए। अब लोग क्या मुद्दा याद करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना, पाकिस्तान। गांव का भी आदमी किससे बात करेगा, चाइना, पाकिस्तान। अपना मुद्दा कोई याद करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उस बड़े मुद्दे के सामने मुद्दे ज्यादा सेकेंडरी हो गए। ठीक है, एक तो ये होगी चीज। दूसरी, सरकार 5 सालों के लिए सरकार क्या हो गई, और पावर, बिल्कुल सरकार के पास 5 सालों के लिए पावर आ गई। अब वो उसको टेंशन ही नहीं है 5 साल हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। अभी तो ये है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड चेक होता रहता है हर एक निश्चित इंटरवल में। मानिए लोकसभा का चुनाव हुआ, अगले ही 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हो गया किसी स्टेट का इलेक्शन, वहाँ पर या 1 साल के अंदर कोई स्टेट का इलेक्शन हो गया, वहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो जो है नहीं जीत पाई, सीटें नहीं निकाल पाई, तो क्या होता है कि 1 साल में सरकार के जो काम थे वो सही नहीं रहे, रिपोर्ट कार्ड चेक हो गया। अब सरकार भी क्या देगी, क्या ये वाला चुनाव हमारा डिस्टर्ब हो गया, पश्चिम बंगाल डिस्टर्ब हो गया, अब यूपी आ रहा है, तो सरकार भी क्या करेगी, अपने जो है आइडियोलॉजी चेंज करेगी, तुरंत काम करने का तरीका चेंज करेगी तुरंत, और फिर से वापसी करने की कोशिश करेगी। होता है ना, यानी कि एक रिपोर्ट कार्ड चेक हो रहा था और सरकार भी दबाव में लगातार बनी रहती है। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शन हुआ तो सरकार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं रह जाएगा। 5 साल के लिए हो जाएगी और उसको फिक्स हो गया, 5 साल में कोई हिलाने वाला नहीं है। ठीक, 4 साल तक मनमानी करेगी, लास्ट के 6 महीने 1 साल में उसको कवर अप करेगी, ढकने की कोशिश करेगी। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक तो लोकल मुद्दा सेकेंडरी चला जाएगा, गौड़ हो जाएगा। ठीक, दूसरा सरकार 5 साल के लिए बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ओवर पावर हो जाएगी और वो बिल्कुल एक तरीके से, है ना, सही के रूप में काम करना चालू कर देगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके कुछ डिसएडवांटेज। अच्छा, एक और है ये कि डिसएडवांटेज में ये हम देख सकते हैं, पर ये कोई बहुत बड़ा होता है तो सॉल्व कर सकता है। एक बार में चुनाव करा जाएगा तो बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी उसी जो है जो ईवीएम मशीन है उसको राज्यसभा चुनाव में यूज कर लिया, विधानसभा में यूज कर लिया जाता है, उसी को लोकसभा में यूज कर लिया जाता है, वही यूज हो जाते हैं। तब क्या होगा, तब एक साथ 4 हमें ईवीएम मशीनें रखनी पड़ेगी और उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एक साथ खर्च करना पड़ेगा।
ठीक, इतना बड़ा पूरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा, डिसएडवांटेज है, पर ये सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो जो शुरुआत में मुद्दे हैं वो थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। मुद्दा ये काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। हो सकता है कि उस समय में हमको कुछ ऐसा रिजल्ट मिले कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना, जैसा कुछ हो। ठीक है, ठीक, ये तो है ना, ये न्यूज़ें रही, इनको थोड़ा सा शॉर्ट में अपना पॉइंट डाउन कर लो और फिर आगे बात करें। मैंने एक आप लोगों को पीडीएफ शेयर की थी आई थिंक परसों, राष्ट्रपति से रिलेटेड, है ना, क्या देखूँगा एक मैंने आपको पीडीएफ शेयर की थी, अच्छी डिलीवरी की थी। इनके बारे में एक बार और हम लोग चर्चा कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, आज कुछ ज़्यादा खास चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मतलब आपको इतना बार याद रखना है, संथाल फैमिली से है ये, ठीक है, और फर्स्ट ट्राइबल की ये लेडी प्रेसिडेंट, ठीक है, और संथाल हाँ, ठीक है। देखिए अब 23 जुलाई की ही डेट में मैंने 2 वीडियो शेयर की थी, एक तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में होगी और एक पीडीएफ थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, है ना। तो उन दोनों को आपको लिंकअप करके आपको दोनों को देख लेना है। ठीक, द्रौपदी मुर्मू के बारे में सारा कुछ है, और जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें भारत में जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट के बारे में जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सारे फैक्चुअल पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, है ना। इसमें चाहे हम बात करें आर्टिकल 52 की, तो उसमें क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है, वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, है ना। आर्टिकल 54 है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 54 हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। आर्टिकल 55 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर की बात करता है ना, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, है ना, पूरे प्रारूप की बात करता है। आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है उसकी बात करता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन की बात करता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान दे लेने हैं राष्ट्रपति के बारे में। फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो इसमें द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो पूरा इनके इलेक्शन का जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, काफ़ी टिपिकल प्रोसीजर है। यहाँ पर तो सिर्फ लिख दिया गया आर्टिकल 55 में कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट ये मैनर ऑफ इलेक्शन भी बहुत टिपिकल है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कोलाज का कौन होता है, निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, आपने वोट देने पता चला किस दिन था इलेक्शन, कब हो गया इलेक्शन, और पता चला जिस दिन रिजल्ट आया, है ना, मतलब ऑल द मोस्ट लोगों को, ठीक है। जो जागरूक है तो पता होगा ना कि आज जो है वोटिंग। तो कौन कौन होता है इलेक्टोरल, देख रहे हो ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे ना वो, क्योंकि राष्ट्रपति तो सभी का है और ये तो सिर्फ 6 ही राज्यों में है। तो अब अगर यही केवल 6 राज्य ही अगर उसमें वोट करेंगे तो एक तरीके से 6 राज्यों को तो राष्ट्रपति चुनाव में ज़्यादा पावर मिल गई। अब बाकी के जो सारे राज्य हैं वो वोट पड़ा है, फिर इसलिए उनको नहीं शामिल किया था। फिर
केवल इलेक्टेड मेंबर ही क्यों शामिल किए जाते हैं, नॉमिनेटेड वाले क्यों शामिल किए जाते हैं? वैसे वही सीधी बात है कि अब राष्ट्रपति ने ही उनको चुना है, और जब उन्हें राष्ट्रपति ने चुना तो राष्ट्रपति के प्रति बिल्कुल नमक हलाल होंगे ना, है ना, तो वो तो जो है वही करेंगे ही। दूसरी चीज विधानसभा का सर विधानसभा के तो सदस्य को राष्ट्रपति नहीं नॉमिनेट करता, और विधानसभा में तो एक एमएलए को नॉमिनेट किया जाता है, तो विधानसभा में तो नहीं राष्ट्रपति नॉमिनेट करता, फिर उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? जब भी था देखिए उसका भी सीधा से एक फंडा है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को, यानी राष्ट्रपति का आदमी है राज्यपाल, और राज्यपाल ने नॉमिनेट किया उसे, एक तरीके से पूरा सिस्टम बन गया। ठीक, तो इस वजह से उनको नहीं शामिल किया जाता था, केवल इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं राष्ट्रपति को चुना। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा। ठीक है, इसके केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। थर्ड पॉइंट है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 35 इयर्स ऑफ एज और मोर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। 35 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक जो भारत का सिटीजन हो वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो क्या कर सकता है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन द मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक, तो इसमें क्या है, तो उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात की गई, लोकसभा का मेंबर बनने के बाद क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लोकसभा का मेंबर बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बैंक वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानसिक प्रदूषण के लिए सारे कुछ पॉइंट्स हैं। रही बात एज वाली, एज में राष्ट्रपति के चुनाव में 35 को वहाँ रखा गया, वहाँ पर थोड़ा सा एंड शुड बी नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रोफिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रॉफिट ऑफ द ऑफिस में भी मैंने बता ही चुका हूँ, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस क्या होता है, कोई भी लाभ का पद, सरकार के दिन कोई भी लाभ का पद, आप नगर पालिका में आपके पास ही है तो आप लाभ के पद पर हैं, देखभाल है लाभ के पद पर है ना, आप प्राइमरी में टीचर है लाभ के पद पर हैं, लेकिन आप विधायक हैं लाभ के पद नहीं है, आप MP हैं लाभ के पद नहीं है, प्रेसिडेंट है नहीं है, प्राइम मिनिस्टर लाभ के पद पर नहीं है, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है ना, तो वो लाभ नहीं है, वो लाभ का पद इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं है। ये थोड़ा कि मुझे राज्यपाल की नौकरी मिल गई, वो समाज सेवक भाई विधायक, ये थोड़ा कहता है कि मुझे विधायक की नौकरी मिल गई, वो क्या है, वो चुना गया है जनता के द्वारा सेवा करने के लिए, और वो क्या कहता है कि जो है जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। अब वो जनता की सेवा करेगा तो सेवा करने के लिए खाली हाथ कब तक आदमी सेवा करेगा, कहते हैं भूखे वजन ना हो, भूखे में ना, हाँ मतलब जब उसके पास पैसे नहीं होते तो कैसे कब तक समाज सेवा करेगा, तो वो समाज सेवा कर रहा है, इस वजह से उसको क्या दिया यार, समाज सेवा करते हुए तो उसको है ना सैलरी ना उसको कहेंगे है ना, समाज सेवा के बदले में प्रोत्साहन राशि सर, उसको तो हमेशा लाइफ टाइम गनर और वो कुछ पैसे तो प्रोवाइड किया उसने अपना पीक टाइम था वो समाज सेवा में गुजार दिया है, तो वो बुढ़ापे में नौकरी करने जाएगा क्या भाई उसने अपने जवानी के समय तो भाई समाज की सेवा में लगा दिया, तो अब तो क्या चाहते हैं बुढ़ापे में जाकर औलाद का पद धारण करेंगे, नौकरी करेंगे है ना, तो इसलिए उसको भी पैसा दिया जाती है ताकि उसने जो समाज में अपना योगदान दिया है उस योगदान के बदले में कुछ रिवॉर्ड है ना, ताकि और भी लोग समाज सेवा की ओर आकर्षित हों। ठीक है, कुछ पहले आप वन लाइनर वीडियो को देख लेते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको पता कर लेते हैं, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ पर्सन्स की। मुझे लग रहा है कि मैं जितना आया करूँ तो एक प्रिंट आउट बना के दिया अरे तो लोग देखते तो हैं, आप देखते हो मैं बड़ा नहीं हूँ। हाँ देखिए बात ये है कि मैं जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें नहीं भेज सकता, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो मेरा होता है, तो मैं ऑफिशियल ग्रुप में नहीं भेज सकता,
ठीक है, बिल्कुल बात उसमें हो जाएगा कि एडवर्टीजमेंट के लिए है ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरे कुछ का एडवर्टीजमेंट वेब सीरीज का है ना। अब मैं भी चूँकि आपको तो मैं देखो बनवा मैं अपने लिए तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं इसमें, आप लोगों को भी प्रॉब्लम मिलेगा उसमें। अगर मैं ऑफिशियल ग्रुप में उसको शेयर करूँगा तो हो सकता है कि प्रमोशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे आप प्रमोट कर रहे हैं आप इस ग्रुप में, तो मैंने उसके लिए एक अलग ग्रुप बना रखा है। हाँ, मैंने उसके लिए एक अलग ग्रुप बना रखा है, तो उसमें मेरे ग्रुप में बच्चे ऐड है, उसमें मैं भेज देता हूँ, 15 मीडिया भेजी भी आती हैं और सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उससे आप लोग अपना प्रोग्राम थोड़ा सा देखिए। पिछला जो फ्राइडे का डेट में था वो 16 को था। ये तो आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी भी होगी, अच्छा ये कोई मतलब भी नहीं है, वो गौतम अडानी और बिल गेट्स वगैरह सब इनका तो अपना ऊपर नीचे चल ही रहा है, कोई हमें पढ़ना नहीं है ना। ये कभी तो 4 साल में आगे पीछे तो पढ़ेंगे, रातों रात में तो आगे पीछे होते रहना है, और फोक्स जो है बस यही देखते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो फेसबुक मेडल लगेगा, आपको ये पता है फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी का क्या नाम है? ठीक है, मेटा का है फेसबुक की पेरेंट कंपनी। ठीक, अब वो देखिए वो एक कंपनी है, अब उसी मेटा की फेसबुक के अदर जो भी वो है सब अब किसके हो गए? मेटा के। जैसे कि गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट, है ना, तो वैसे ही मेटा। तो अब मेटा ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट जारी की है, वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट, है ना, तो ये ठीक है। कुछ नहीं सर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब मेटा वो सब मेटा है, क्या कह रहा हूँ, पेरेंट कंपनी तो वही है। जब तुम्हारे 4-5-6 भाई बहन तो पेरेंट तो तुम्हारे एक ही है, तो है ना, तो मेटा इस तरीके का इसका सिंबल बना हुआ आता है मेटा। ठीक, तो आप इंस्टाग्राम देख लें, व्हाट्सएप देख लें, सब क्या मेटा है ना, नीचे मेटा। तो इस पहला पॉइंट लिख जरा, फेसबुक ऑनर कंपनी मेटा ने, फेसबुक ऑनर कंपनी मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। फेसबुक ओनर कंपनी मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। फेसबुक ओनर कंपनी मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। अगला लिखिए जरा, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर। सबसे ज़्यादा इनोवेशन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है ना, इस वजह से कर्नाटक जो शीर्ष पर। हाँ, इनोवेशन है किसी नए काम को करना, ना इनोवेट करना कोई देश,
है ना, किसी नई चीज़ को डेवलप करना, इनोवेट, क्या इनोवेशन। ओके, अगला जरा देखिए, गोल्ड प्रोग्राम, GOAL, गोल्ड प्रोग्राम का दूसरा चरण। गोल्ड प्रोग्राम का दूसरा चरण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, गोल्ड प्रोग्राम का दूसरा चरण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा मेटा के सहयोग से शुरू किया गया। मेटा के सहयोग से, मेटा भाई बिल्कुल, गोल्ड प्रोग्राम का दूसरा चरण जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा मेटा के सहयोग से शुरू किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राकृतिक खेती के मुद्दों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सिस्टम कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राकृतिक खेती के मुद्दों को देखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संजय अग्रवाल कमेटी गठित की। संजय अग्रवाल कमेटी गठित की, इसके अध्यक्ष संजय अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 13 पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता, 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता, 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में शुरू हुई। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में शुरू हुई। जलवायु वार्ता जर्मनी में शुरू हुई। ब्रजेश गुप्ता को रतन इंडिया पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ब्रजेश गुप्ता को, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा खास बॉडी पॉइंट है, ब्रजेश गुप्ता को रतन इंडिया जो पावर कॉर्पोरेशन है उसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए अगला पॉइंट, देखो दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम कितना होता है, तो दिल्ली सरकार ने स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हैप्पीनेस उत्सव मनाया। देखो ITBP ने भारत का पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया। ITBP ने भारत का पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया। एक पॉइंट जो भारतीय एयरटेल है उसने भारत का पहला 5G का जो ट्रायल है वो पूरा कर लिया है। इसी से रिलेटेड एक और, भारत का पहला राज्य बन गया केरल जिसने अपनी स्वयं की दूर संचार सेवा चालू की।
जैसे अभी अगर हम देखें तो अभी हम देखें किसी भी स्टेज की अपनी स्वयं की ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं है ना, जिसके द्वारा वो इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। केरल पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी स्वयं की, केरल राज्य ने स्वयं की अपनी इंटरनेट सेवाएं देनी प्रारंभ की, है ना। पहला राज्य बन गया केरल, उसका नाम है केरला ऑप्टिकल फाइबर लिमिटेड, केरला फाइबर लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। चलो गया है ना, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, एग्जैक्ट मुझे उसका कम्युनिकेशन नहीं आता, उसका ऐसे कुछ है केरला फाइबर ऑप्टिक लिमिटेड समथिंग कुछ है ना। तो आपको याद रखना केरला ऐसा रखना, इसने अपनी स्वयं की फाइबर लाइन देनी चालू कर दी और उसी के द्वारा वो अब लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और उसने कहा कि बहुत जल्दी वो 20 लाख परिवारों तक इसकी पहुँच बनाएगा, लोगों को मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये विकल्प की नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने यात्रियों को, यूनाइटेड किंगडम यूके ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया। एविएशन पैसेंजर पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, एविएशन पैसेंजर पोर्टल लॉन्च किया। NSE तो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक और है ऐसी जैसा एक BSE, ठीक है, भारत स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE ने, देखिए NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को, NSE ने आशीष कुमार चौहान को CEO नियुक्त किया। CEO तो क्या होता है CEO का? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना। कंपनी का मालिक तो नहीं होता, लेकिन पूरी कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी से यहाँ ना, एक मालिक तो नहीं होता, लेकिन पूरी कंपनी को, लेकिन वो मालिक जरूरी है कि मालिक जो है उसको हर फील्ड के बारे में नॉलेज भी हो। मालिक तो है, उसने पैसे इन्वेस्ट किया है ना, उसने टेक्नोलॉजी उसने खरीदी, स्टार्ट करनी कंपनी, लेकिन उस कंपनी को चलाना कैसे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, ये जब जिम्मेदारी होती है CEO की। देखिए जरा एक चीज आप और जानते हैं कि जैसे राज्यपाल जो है, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों की भी जिम्मेदारी दी जाती है। जिस तरीके से हर राज्य का एक हाईकोर्ट होता है, लेकिन एक ही हाईकोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों को भी रखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को, मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सिंधु ध्वज, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सिंधु ध्वज को 35 साल सेवा देने के बाद सेवा मुक्त कर दिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सिंधु ध्वज को 35 साल सेवा देने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया।
कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ COP26 बैठक होती है हर साल, है ना? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ COP26 ठीक है ना, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, यानी कि बहुत सारे देशों का कन्वेंशन सम्मेलन, ठीक है, ट्री सम्मेलन। और कौन सा नंबर था? 26। तो 25 26 से चले जाते हैं। तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ COP, ये COP इसका लिखा है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, COP26 की बैठक में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ COP26 की बैठक में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड पावर में पर हस्ताक्षर या की पर घोषणा की, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पर घोषणा की। अब इसका मतलब क्या है? ये भारत ने ही विजन रखा, ठीक है, बड़ी तारीफ की भारत इस विजन के लिए। अब इसका देखिए मायने क्या है, हम सभी जानते हैं सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी अस्त होता है क्या ना? सूर्य अस्त नहीं होता। अब यहाँ पर अगर सूर्य नहीं दिख रहा है तो किसी दूसरे देश में सूर्य निकला हुआ होगा, वहाँ दोपहर भी होगी, ठीक। तो अब भारत ने विजन दिया वन ग्रिड पर, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि सूर्य जब कभी अस्त नहीं हो रहा और हम सभी सोलर एनर्जी से हम लाइट बनाते हैं, सोलर एनर्जी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब आप कहिए, मान लीजिए सरकार बहुत कह रही है कि सोलर एनर्जी से आप लाइट जनरेट, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब रात में जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब फिर कहाँ से एनर्जी आएगी? तो गवर्नमेंट ने कहा, भारत सरकार ने कहा है कि आप एक ऐसा ग्रिड बिछाएं, मतलब पहले तो देखिए कहीं ना कहीं तो सूर्य निकला ही होगा, जहाँ पर सूर्य निकला होगा वहीं पर हम लाइट जनरेट करें, लाइट बनाएं और एक पूरे विश्व को एक ग्रिड से पावर ग्रिड से जोड़ दें, पावर ग्रिड समझ रहे हैं ना, पावर से जोड़ दें, जहाँ पर भी सूर्य निकला है भी उस समय वहीं से हम लाइट पहुँचाना चालू कर दें, जहाँ पर सूर्य अस्त हो चुका हो देशों से। यही चीज़ दूसरे देश के साथ होगी, है ना? तो भारत सरकार ने कहा है कि अगर हमें सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है और अगर हमें पेट्रोलियम से अगर हमको बाहर रखना है ना, हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर अगर हमको फोकस करना है तो हमें वन सन वन ग्रिड की पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा, ठीक। और सारे देशों ने इसका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि अब मान लीजिए इस समय भारत में सूर्य अस्त हो चुका है, उस समय इंग्लैंड में सूर्य निकला होगा, इंग्लैंड से 5:30 बजे आगे चल रहा है ना। तो अब मान लीजिए हमारे यहाँ शाम को 5:30 में सूर्य अस्त होने लगा, उस समय इंग्लैंड में क्या होगा? तो दोपहर होगी, 12 बजे होगा, ठीक। तो एक ही ग्रिड से पूरे विश्व को जोड़ देना, जहाँ सूर्य निकला होगा वहाँ से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके और सप्लाई करें, ठीक है। तो ये इसमें COP26 में जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है, घोषणा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन, वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली, वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का नाम दिया गया। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का नाम दिया गया।
सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल, सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल ENAM, जैसे ENAM कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। ये क्वेश्चन होता है ENAM जो पोर्टल है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा, कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है। और लिख लीजिए 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो शहर करेगी। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो शहर करेगी। देखिए जरा, देखिए राजस्थान राज्य ने भारत में पहली, राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की। राजस्थान राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की। अगला पढ़ लीजिए जरा, यूरो मनी, यूरो मनी द्वारा एक संगठन है यूरो मनी द्वारा किस बैंक को, यूरो मनी द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यूरो मनी द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ EME बैंक आपने बोला है यूरो मनी द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ, किस बैंक को, ठीक है। एक यूरोप में एक बैंक है ना, इस बैंक का जो नाम है DBS, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ठीक। तो जो यूरो मनी है एक संगठन है, इस यूरो मनी के द्वारा DBS को, है ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, SME बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, एक्चुअली में SME बैंक का जो मीनिंग है वही है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसको जो है मुझे लगा था कुछ और तो नहीं मिल सकती, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट SME बैंक हो जाएगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी बैंक का नाम है
DBS ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। तो यूरो मनी के द्वारा इस DBS को, सिंगापुर का बैंक है, इसके द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किया गया। SME समस्या ना लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को फंडिंग करे, इसको लघु कुटीर उद्योग बुलाते हैं SME। ओके, देखिए SBI ने अपने ग्राहकों के लिए, SBI ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। और एक पॉइंट कीजिए, राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट में लिखिए, लेकिन असम सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। असम सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय है उसने राइट टू रिपेयर, ठीक है, पास किया है, यानी मरम्मत का अधिकार। तो वो जो एक कमेटी जो गठित की गई उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा, जिसने इसकी अनुशंसा की थी ना, राइट टू रिपेयर की, उसके अध्यक्ष कौन है? निधि खरे। तो इसको हम पूरी कीजिएगा। देखिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा राइट टू रिपेयर पर एक ढांचा, व्यापक ढांचा विकसित किया गया। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा राइट टू रिपेयर मरम्मत का अधिकार। आपने कोई सामान खरीदा खराब हो जा रहा है तो उस कंपनी की ही जिम्मेदारी है उसको रिपेयर करा के देने, है ना। वो ये नहीं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस सब बोलते हैं, है ना। तो उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा राइट टू रिपेयर पर एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए हाल ही में गठित समिति की अध्यक्षता निधि खरे द्वारा की। गठित समिति की अध्यक्षता निधि खरे द्वारा की। तो एक दो क्वेश्चन से बने हुए, एक तो है ना कि किस पर व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया, तो राइट टू रिपेयर, ठीक, ये उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा, और अध्यक्षता किसने किया? निधि खरे। एक पॉइंट के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की गई। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल हुआ करती थी? ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। 22
के दिन 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, इस राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? आंध्र प्रदेश बिक्री को कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो फाइनल वर्तमान में डिजाइन नहीं किया। ठीक है, चलो तो ये आपकी 23 जुलाई तक का मैंने अभी करा दिया है। देखिए आपके पीडीएफ में है ये सारे क्वेश्चन, उन्हीं में से ही मैं कुछ सिलेक्टेड लिखवा रहा हूँ। भाई बाकी अगर आप पढ़ते हैं 100-150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो मैं उसी में सिलेक्टेड मैं कुछ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, जो अच्छा इस बार चर्चा कर लो तो थोड़ा सा वो एक रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो हमको ही पता है कि आप लोग छोड़ देते हैं। आगे जो मंडे से यानी कि मंडे कब था, करीब था 25 जुलाई, तो 25 जुलाई से फिर हम इस फ्राइडे को की क्लास होगी उसमें अब कुछ नोटिफिकेशन चला रहा है तो बहुत अच्छी हैं। ठीक, कुछ हम लोग 2-3-4 बुकें लिख लेते हैं, 4 बुकें लिख लेते हैं। तो वीक तो बुक्स ऑफ द वीक करके आपके ये सारे पॉइंट हैं, ऐसे लिख लिया करेंगे। पहले न्यूज़ ऑफ द वीक, तो जो हम लोग पूरे वीक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं, मतलब उसको बन गया। फिर बुक्स ऑफ द वीक, और फिर कुछ पर्सन ऑफ द वीक हम लोग देख लेते हैं, जो कोई पर्सनैलिटी है जो उसकी चर्चा में है, उनके बारे में कोई पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। तो बुक्स ऑफ द वीक में पहली बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, बियॉन्ड द मिस्टी वेल, MISTY वेल, VEIL, बियॉन्ड द मिस्टी वेल। इसके ऑथर हैं बियॉन्ड द मिस्टी वेल के, और ऑथर हैं मिस आराधना जौहरी, मिस आराधना जौहरी। सीनियर IAS ऑफिसर आराधना जौहरी है इसकी ऑथर। ठीक है, आराधना जौहरी। अब ये मिस है कि मिसेज है, इसमें संदेह है क्योंकि इसमें मिस लिखा हुआ है ना, बहुत बताओ मिसेज क्यों होगा, जानते हैं आपको आराधना जौहरी। ठीक है जी, मजिस्ट्रेट ऑफ नैनीताल। ठीक है, तो देखिए ये नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, और इन्होंने उत्तराखंड की एक टेम्पल के बारे में ये बुक लिखी है, तो इसका नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, पूरा बुक का नाम है ना। तो टाइटल में क्या है इसका टाइटल, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, बुक का पूरा नाम है ना। बुक का नाम क्या है, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, और फिर उसके बाद जो टाइटल होता है वो है टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो आराधना जौहरी लिखा, जो नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और वहीं के जो होली टेम्पल्स हैं उनके बारे में होता है। बताइए, इतना लाउड तो बोल रहा हूँ, तो पीछे क्या बैठ गई हो? ये बेंच खाली है नहीं बैठो। चलिए अगला लिखिए, द पॉपुलेशन मिथ। नेक्स्ट बुक है द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ, मिथ MYTH, मिथ मिथ होता है भ्रामक संदेहात्मक, हाँ मिथ मिथ होता है अंधविश्वास टाइप में, है ना। मिथ अंधविश्वास एक तरीके से, माइथोलॉजी अलग चीज है, वो जो है पढ़ाई हो गया। मिथ MYTH, मिथ मिथ होता है अंधविश्वास, है ना। कोई ऐसी कोई समाज में कहानी प्रचलित है ना, कि छोटे काटे जाते हैं, ये सब मिथ है।
आत्मविश्वास। तो ये एक पुस्तक है, क्या नाम है इसका, द पॉपुलेशन मिथ। इसको लिखा है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, SY कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लिखा है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी। और ये बुक लिखी गई है इस्लाम में जो फैमिली प्लानिंग है वो उसको रिलेटेड और पॉलिटिक्स इन इंडिया, है ना। तो अभी आजकल अगर हम लोग देखें तो ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड है कि जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कानून लाया जाए, फिर और उसमें जो है क्योंकि भाई मुस्लिम्स को ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इसमें कि वो जो है ज़्यादा पॉपुलेशन करना है जो भी चीज़ें। तो ये एक बुक इन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म में जो फैमिली प्लानिंग है उसमें लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया और उससे जो भारत में जो राजनीति है वो किस दिशा में उसको लेके जा रही है, इससे रिलेटेड है। तो ध्यान आपको ये देना है कि ये क्या है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे कोई ऐसे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बुक लिखिए, गेटिंग द ब्रेड, गेटिंग द ब्रेड, गेटिंग द ब्रेड, गेटिंग द ब्रेड, ब्रेड BREAD, ब्रेड, गेटिंग खाना, गेटिंग द ब्रेड। इसके ऑथर हैं प्रज्ञा बत्रा, हाँ, अरे प्रार्थना बत्रा, प्रार्थना बत्रा, ठीक है, प्रार्थना बत्रा, ठीक है, प्रार्थना बत्रा। ओके, एक और ये द मैक-महोन लाइन, द मैक-महोन लाइन, उनका नाम है द मैक-महोन लाइन। कौन कौन लोग भारत और चीन की सीमा को मैक-महोन पढ़ते चले जा रहे हैं? मैक-मोहन नहीं, मैक-महोन, द मैक-महोन लाइन। मैक-महोन जो है ये भी एक भौतिक शास्त्री है ना, और उन्हीं ने ही भारत और चाइना की सीमा को तय किया, वो ब्रिटिश इंडिया और चाइना की सीमा, द मैक-महोन लाइन, ठीक है। इसको लिखा है, इसके ऑथर है जनरल जे सिंह, जनरल जे सिंह, द मैक-महोन लाइन बुक का नाम है, और इसके ऑथर हैं जनरल जे सिंह, जे सिंह, जनरल जे सिंह। अरे ये है यार जे जगड़, जे ठीक है, जनरल जे सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है ये डिफेंस से रिटायर्ड है ना, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड है। तो ये जिस समय मैक-महोन लाइन का मतलब वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। भारत और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन है मैक-महोन लाइन, उससे रिलेटेड क्या डिस्प्यूट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और इसको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने इसको रिलीज किया है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। ठीक है, अगला लिखिए, ये टाइम हो गया जी सर, ठीक है जाओ।
जाने वालों को किसी ने रोका है आज तक? फुर्सत ही नहीं रहा। चलिए एक और बुक लिखिए, इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर। इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर। इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर। अब एक इस चीज़ को बिल्कुल से समझिए कि जितने भी एक साल के अंदर आप एग्जाम देंगे, बुक्स वगैरह पूछी जाती हैं और जितनी बुक्स यहाँ पर चर्चा हो जा रही है उन्हीं बुकों में से ही आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो प्रेरित की इंपॉर्टेंट बुक है उसमें क्या चर्चा हो जा रही है। ठीक, तो आपसे जब बुक की चर्चा हो जाएगी इन्हीं में से कोई ना कोई बुक आप हर एक एग्जाम में आप फेस करेंगे। आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम दें, यूपीएससी एग्जाम दें, आरओ दें, कुछ भी देते हैं, आपसे बुक जरूर आएगी और वो यहाँ पर आपकी चर्चा की हुई बुक ही आएगी, है ना। तो उसको थोड़ा सा सीरियस लें। तो बाकी लिखा तो सब है, मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटरनेट में भी भरा पड़ा मटीरियल, बुकें आप लोगों के पास लाइब्रेरी बनी होंगी, बिल्कुल दवा की बुकें होंगी, है ना। तो अपने पास कंटेंट सब है, लेकिन क्लास का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अभी हमने यहाँ पर चर्चा की, बोला, वो आगे कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अब जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बुक का नाम है इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर और इसके ऑथर हैं राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह, ठीक है। और देखिए ये बुक जो लिखी गई है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान पर ये बुक लिखी गई है ना। तो इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन पेन्ड बाय वेटरन सिविल सर्वेंट राघवेंद्र सिंह हियर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अर्लियर नोन एज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जो वहाँ का जो स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का, उसको अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर माना जा रहा है। वही तो पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा वही सब जुड़ा हुआ था ना, और उसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसे सीमांत गांधी के नाम पर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे संबंधित ये बुक है ना, कि उनको किन किन समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ रहा है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो अपने, जैसे बलूचिस्तान है वैसे खैबर पख्तूनख्वा, इन दो स्टेट्स का बिल्कुल से निगलेक्ट करके चलती है। वो हमेशा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपने दो ही स्टेट्स को लेकर चलती है, सिंध ठीक और पंजाब, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दोनों को उसने निगलेक्ट कर रखा है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि इन दोनों ही जगह पर समय समय पर मूवमेंट्स चलते रहते हैं गवर्नमेंट के विरुद्ध। अभी कुछ समय पहले तो बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा था और वो भारत से मांग कर रहा था बलूचिस्तान की जो है भारत बीच में इंटरफेयर करे, और जैसे उसने बांग्लादेश को अलग करवा लिया था वैसे ही बलूचिस्तान को भी अलग करवा दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। खैर समय नहीं है, वरना जो है हमको डिस्कस करना था इसके बारे में, कुछ जो इधर एक हफ्ते की कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना, कुछ पर्सन हैं उनके बारे में। खैर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।